नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो मेरी सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और फिर कमेंट करके सवाल पूछते हैं। तो हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसी में आपकी जो सवालों का जवाब होता है, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए। आज की जो वीडियो है हम कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं, जैसे कि हम आपको हमेशा डेयरी फार्मिंग में जो भी टिप्स वगैरह रहती है वो देते हैं, और इसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग कैसे करना है ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो आज जो वीडियो हमने बनाई है वो कुछ इस प्रकार से है कि फार्म में हमने जो है ट्रांजैक्शन फीड को क्यों पसंद किया, और जो घर की फीड हमने जो पहले बनाते थे उसे क्यों बंद किया। हमें बढ़िया तरीके से काम करना है, और यदि हमारे फार्म को बढ़िया तरीके से चलाना है तो हमारे पशु को हमें एक बेहतर फीड खिलाना आवश्यक है। क्योंकि हम मान लीजिए ब्रीड भी अच्छी रख लेते हैं, हम काम भी अच्छे से करते हैं, पर वहीं हम यदि अपने पशु को हम अच्छी ब्रीड रखकर उसे अच्छा फीड नहीं खिलाते हैं तो हमारा पशु जो है बिल्कुल जो उसका एग्जैक्ट मिल्क पीक होता है उससे वो दूध नहीं दे पाता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई 30 लीटर पर डे की गाय रखी और आप जो है उसको बिल्कुल परफेक्ट डाइट वाला फीड नहीं देंगे तो आपका पशु जो है वो आपको पर डे का 30 लीटर दूध नहीं देगा। पर वहाँ नुकसान हमारा होता है, क्योंकि हम तो उसे महंगे मोल देकर खरीद कर लाए हैं और हम उसका पर डे का 30 लीटर का दूध जोड़कर बैठे हैं, पर वहाँ पर हम उसे फीड अच्छी नहीं खिला रहे तो जो पशु का है परफॉर्मेंस वो अच्छा नहीं होगा, और वहाँ पर जो हमारा 30 लीटर पर डे का दूध हमें मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, तो वहाँ हमारा नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से जब भी आप फार्म चला रहे हैं तो आप पशु को बिल्कुल बैलेंस फीड दीजिए। अब बैलेंस फीड किसे कहते हैं? फीड वो होती है कि जिसमें जो पशु को उसके शरीर को जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होती है उस फीड से उस पशु को वो सारी चीज़ें मिले, तो उसे हम बैलेंस फीड कहते हैं। अब पहले के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, पशु को गिनती की 2-4 चीज़ें खिलाकर हम आराम से दूध निकाल सकते थे, पर आज के समय में पशु हो चाहे इंसान हो, सबको हर चीज़ की बराबर मात्रा में ज़रूरत है। तो वैसे ही हम हमारे पशु को यदि एक बैलेंस फीड नहीं देते हैं तो हमारा पशु जो है एग्जैक्ट जो उसका मिल्क परफॉर्मेंस होता है वो नहीं दे पाता है। तो इसके लिए हमें हमारे पशु को जो है बैलेंस फीड खिलाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमें कितनी रोटी खाना है, कितनी दाल खाना है, कितने चावल खाना है, कितनी सब्जी खाना है, ये सारी चीज़ें हम बराबर जितना हमें लगता है हम उतना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रोटी नहीं खाएंगे, केवल सब्जी खा जाएंगे, या केवल दाल ही खा लेंगे, या केवल चावल ही खा लेंगे, दाल सब्जी रोटी ये चीज़ें नहीं खाएंगे। यदि हम प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो वो हमारे शरीर को जो है डाइजेस्ट कर देगा। तो उसी प्रकार से जैसे हम हमारे पशुओं को यदि प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं देते हैं तो हमारा पशु जो है उसका रूमन भी हर चीज़ को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और या तो पशु को दस्त लग जाएंगे, या पशु का गोबर गाढ़ा हो जाएगा, या पशु प्रॉपर जुगाली वगैरह नहीं करेगा, और इसी की वजह से फिर जो है उसका मिल्क जो है कम हो जाएगा। तो इस वजह से हमें जो है पशु को एक बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी है। अब बैलेंस डाइट हम घर पर भी बना सकते हैं, पर घर पर बनाने में बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे कि हम पहले हमारे पशुओं को घर की फीड बनाकर खिलाते थे। अब बैलेंस डाइट जो होती है वो आपको एक एक्सपर्ट के ज़रिए बनवाना होती है, कि आजकल जिम वगैरह में जो भी जिम ज्वाइन करते हैं उन्हें एक डाइट अलग से दी जाती है और डाइट चार्ट दिया जाता है कि इस हिसाब से आपको खाना खाना है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे पशुओं के लिए एक बैलेंस डाइट चार्ट हम लोग एक एक्सपर्ट के ज़रिए बनवा सकते हैं, और उसी से हम जो है हमारे घर पर ही एक बैलेंस फीड तैयार कर सकते हैं। पर बैलेंस फीड तैयार करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कुछ उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें आसानी से नहीं मिल पाती है। जैसे कि हम अनाजों को ही ले लें, कभी तो अनाज हमें सस्ते मिल जाएंगे, कभी अनाजों के रेट बिल्कुल आसमान छू लेते हैं। तो जब रेट आसमान छूते हैं तो उस समय में यदि हम ये 2-4 चीज़ें ले लीजिए, हम इसे पीस कर अपने पशुओं को खिला रहे हैं। अब मान लीजिए कि कभी तो मक्का का भाव आसमान छूने लगता है, कभी बाजरे का भाव आसमान छूने लगता है, तो फिर ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम जो है गेहूं की मात्रा बढ़ा देंगे और इधर हम मक्का और बाजरे की मात्रा कम कर देंगे। तो उस समय में क्या होगा कि पशुओं के अडर में स्वेलिंग आने लग जाएगी, पशु को दस्त लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि गेहूँ जो हम पशु को ज़्यादा खिलाएंगे
तो पशु को अडर में स्वेलिंग आएगी ही आएगी और पशु को दस्त लगेंगे ही लगेंगे, तो जिसकी वजह से हमारे पशु का जो है दूध कम हो जाएगा। अब ये हमें करना क्यों ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि अब मक्का का रेट तेज़ हो गया, इधर बाजरे का रेट तेज़ हो गया, तो यदि हम महंगी अनाज लाकर अपने पशु को खिलाएंगे तो हमें दूध का रेट तो वहीं पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यदि हम महंगा अनाज खिला रहे हैं तो हमें दूध का रेट महंगा मिलने लग जाएगा, हमारा दूध का रेट तो वही रहेगा, तो यहाँ पर हमारा नुकसान होगा। तो इस वजह से जब हम घर पर फीड तैयार करते हैं तो ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। घर पर फीड तैयार करने में किसे फ़ायदा है? जिसकी डायरेक्ट बड़े बड़े अनाजों के जो गोडाउन वगैरह होते हैं, जहाँ आपके अच्छी पकड़ हो अनाज वगैरह की मंडी में, तो वहाँ से आपको कम रेट में 12 महीने एक जैसे रेट में जो है अनाज प्रोवाइड हो जाए, तो आप जो है घर की फीड बनाइए। घर की फीड में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती है लेबर प्रॉब्लम। जैसे हम ज़्यादा बड़ा करने की सोचते हैं, तो अब हम पहले तो सारा अनाज हमें बाज़ार से परचेस करना होगा, फिर घर पर लाना होगा, फिर उसे बराबर रेशो में जो भी उसका रेशो होता है उसे मिक्स करके फिर उसके बाद हमें खुद चक्की पर पीसना होगा, तो इसमें हमें लेबर का खर्चा लगेगा। अब डेयरी फार्म यदि कोई किसान भाई खुद करता है तो पहले ही डेयरी फार्म में यदि हम करें तो बहुत काम होते हैं, तो डेयरी फार्म में इतने काम होने के बावजूद फिर हमें जो है पशुओं की फीड के लिए भी एक्स्ट्रा समय निकालना पड़ेगा या फिर हमें कोई लेबर रखनी पड़ेगी। इस वजह से जो है हमने भी ये घर की फीड बनाना बंद करी। उसका रीज़न यही हुआ, एक तो अनाजों के जो भाव थे वो, और दूसरा फिर समय इतना होता नहीं था क्योंकि डेयरी फार्म में काम बहुत होते हैं, और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न कि जब तक हमने जो है घर का फीड यूज़ किया तब तक हमारे फार्म पर थनैला की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। फार्म पर थनैला आने का सबसे बड़ा रीज़न होता है जो हमारा पशुओं का डाइट होता है वो अनबैलेंस होना। जहाँ हमने हमारे पशुओं को डाइट अनबैलेंस खिलाया तो हमारे पशु को थनैला की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब जैसे कि हम घर का फीड बनाते हैं तो वो हम सारे कच्चे अनाज लेते हैं और केवल हम उसे पीस कर जो है पानी में भिगो कर और अपने पशुओं को खिलाते हैं। पर जहाँ हम ट्रांजैक्शन फीड की बात करेंगे तो ट्रांजैक्शन फीड में सारे अनाजों को रोस्टेड करके, मतलब कि सेक कर और फिर उसे पीस कर और फिर जो है फीड बनाई जाती है, तैयार की जाती है, तो वहाँ पर जो हमारे पशुओं को नुकसान नहीं होता है। पर हम यहाँ पर जब हम कच्चा अनाज अपने पशुओं को खिलाते हैं तो खासकर गायों में ये दिक्कत ज़्यादा आती है कि थनैला की प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस वजह से हमने जो है घर का फीड बनाना बंद किया और फिर हमें जो है ट्रांजैक्शन फीड यूज़ करनी पड़ी। फिर हमने जो है आसपास के जो लोकल हमारी फीड थी हमने वो यूज़ की। फीड खिलाने पर हमको रिज़ल्ट मिला, पर इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। रिज़ल्ट ये मिला कि थनैला की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, पर दिक्कत कहाँ आ रही थी कि फीड ऐसी मिली कि उसमें जो है राइस पॉलिश ज़्यादा आने लगी। अब ट्रांजैक्शन फीड भी कई प्रकार की होती है। ट्रांजैक्शन फीड जब भी हम यूज़ करें तो हम उसे पहले जांच परख कर करें। जैसे कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन फीड अपने पशु को खिलाई तो आप उसे जब 10 से 15 दिन खिलाएंगे तो आपको धीरे धीरे उसका रिज़ल्ट मालूम पड़ने लग जाएगा। किसी भी फीड का रिज़ल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। आपको जैसे ही 10-15 दिन हो, आप सबसे पहले पशु की फीड को यदि टेस्ट करना है कि पशु की फीड अच्छी है तो सबसे पहले पशु का गोबर चेक करिए। पशु जब गोबर करे तो पशु का गोबर बिल्कुल केक के साइज़ का होना चाहिए, मतलब जहाँ पर गिरे वहीं रह जाए, ज़्यादा फैला हुआ गोबर नहीं होना चाहिए। यदि आपका पशु गोबर बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि मतलब कि पशु की फीड बहुत अच्छी है। उस पशु का गोबर उठाकर पानी में घोलेंगे और पानी से उसको बहाकर देखेंगे तो यदि उसमें राइस पॉलिश की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि राइस पॉलिश जो है हल्की होती है तो वो वहीं पर रुक जाएगी। बाकी अनाज वगैरह है वो भी आपको दिखने लग जाएगा। और यदि किसी फीड में राइस पॉलिश की मात्रा कम है तो वो आपको नहीं दिखेगी। तो मतलब उसमें यदि राइस पॉलिश की मात्रा कम होती है तो मतलब वो बहुत अच्छा फीड है, क्योंकि आजकल नकली चीज़ें बहुत मिलने लग गई है। तो ठीक उसी प्रकार से पशुओं के खान पान में भी मिलावट होने लग गई है। कई जगह जो है चने की जो काठली होती है उसे पीसकर मिला दी जाती है ट्रांजैक्शन फीड में, और राइस पॉलिश है उसकी मात्रा ज़्यादा कर दी जाती है। तो उसमें हमें नुकसान है। क्यों? क्योंकि वो तो उनके लिए वेस्टेज था, वो वेस्टेज खरीद कर लाए कम कीमत में और उन्होंने उससे फीड बना दी, उसमें उन्होंने
अनाज जो है कम मात्रा में रखा और ये दूसरी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में डाल दी, तो जिसकी वजह से जब वो प्लेटें बनती हैं तो वो समझ नहीं आती हमें, क्योंकि वो तो एक प्लेट का आकार ले लिया उन्होंने। और फिर हमने हमारे पशुओं को खिलाया, पर हम उस चीज़ को कहाँ पकड़ेंगे? पशु के गोबर को चेक करके। अब हमने जब टिवाना यूज़ की तो हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, क्योंकि हम जो पहले फीड ट्रांजैक्शन फीड यूज़ कर रहे थे हमने उसे कई दिनों तक यूज़ किया, पर हम जब हमारे फार्म में साफ़ सफाई करते हैं, हम जब पूरा गोबर उठाकर जब फार्म धोते हैं, तो जब नाली में गोबर जो बचा कुचा गंदगी वगैरह जाती है, तो उसमें हमने ये चीज़ देख ली कि इसमें राइस पॉलिश की मात्रा ज़्यादा थी। इस वजह से फिर जब हमको टिवाना के बारे में मालूम पड़ा, फिर हमने जो है टिवाना फीड यूज़ की। हमने पहले 1 कट्टी लाए और 1 गाय पर ट्राई किया, और बाकी सारे गायों को हमने वही पुरानी फीड चलने दी। तो उसमें हमें ये फ़र्क पता पड़ा कि हमारी जो गाय है उसका गोबर भी बिल्कुल अच्छा था, उसके बाद उसका दूध भी बढ़ा। हमने उसका गोबर चेक किया तो उसमें ना राइस पॉलिश निकला और ना ही अनाज जो खड़े अनाज रह जाते हैं वो निकले, और पशु का गोबर भी बिल्कुल अच्छा केक के आकार का ही था। तो इस वजह से हमने फिर फीड को पास किया, और फिर जो है हमने हमारे फार्म पर सभी के लिए टिवाना फीड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। कमेंट करते हैं कि टिवाना फीड खिलाने से गाय रिपीट होती है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि पशु टिवाना फीड खाकर रिपीट होते या पशु ठहरते नहीं। कई बार किसान भाई कमेंट करते हैं कि हम टिवाना फीड खिला रहे हैं और पशु में समस्या आ रही कि पशु ठहर नहीं पा रहे, तो वो आप कोई सी भी फीड खिलाएंगे तो देखिए आपको जो है मिनरल्स वगैरह और अपने पशु का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपको ही करना होगा, क्योंकि हम हमारे फार्म पर इतने दिनों से टिवाना फीड यूज़ कर रहे हैं। और आप देख लीजिए कि हमारे पास कितनी गाय प्रेग्नेंट भी होती हैं और कंसीव भी करती हैं। जैसे कि ये हमारी गाय है, ये भी प्रेग्नेंट है, अभी इसको 1 महीना बचा हुआ है बच्चा देने में। उसके बाद ये हमारी बछड़ी है, ये भी टिवाना हिफर फीड खाकर ही प्रेग्नेंट हुई है। उसके बाद अभी फीड टिवाना हिफर फीड नहीं है, तो हम इसे जो है टिवाना फीड ही खिला रहे हैं 8000। ये भी जो है 8 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसके बाद ये हमारी गाय है, ये जो आपको दिख रही है, ये अभी इसी मंथ में बच्चा दे देगी, ये भी टिवाना फीड खाकर ही प्रेग्नेंट हुई है। उसके बाद ये बछड़ी, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि पशु ठहर नहीं पाता है, तो ये जो मेरी बछड़ी है, ये इसको थोड़ी दिक्कत है कि ये ठहर नहीं पा रही है, पर वो कोई फीड की वजह से नहीं है। आप जितना अच्छा ध्यान रखेंगे उतना जल्दी आपका पशु जो है कंसीव करेगा। तो जैसे कि अब दूसरी बार में सीमन कराया है, तो यह 100% जो है कंसीव कर लेगी। उसके बाद ये बछड़ी भी प्रॉपर हिट पर आई, पर हमने इसको फर्स्ट टाइम अभी इसकी हिट छोड़ दी है। इसको नेक्स्ट बार हम जो है कंसीव जो AI कराएंगे। उसके बाद ये गाय भी हमने हमारी बछड़ी को घर पर जनाया है, इस बछड़ी को जनाया है। उसके बाद ये बछड़ी हमारी जनी है, ये बछड़ी हमारी प्रेग्नेंट है। उसके बाद ये भी दूध देते देते प्रेग्नेंट हुई, दूध देते देते जन गई और आज दूध दे रही है। उसके बाद ये हमारी बछड़ी जो है ये भी प्रेग्नेंट है, और पीछे से बछड़ियाँ भी सीमन ले चुकी हैं। तो ये सारी चीज़, अगर आप लोग जो कहते हैं कि टिवाना में दिक्कत है, अगर ऐसी कुछ दिक्कत होती तो हमारे फार्म पर तो आप लोगों के हिसाब से तो कोई भी जो है गाय कंसीव नहीं होनी चाहिए थी। हमें एक समय में फिर इन सबको बेचना पड़ता और नई गाय परचेस करनी पड़ती। पर आप देखेंगे कि हमारी सारी वो गाय वही है, पुरानी गाय, और सभी कंसीव की हुई है और सभी जनने वाली है।